ठीक है, तो वी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपलेक्स प्रॉब्लम। ग्राफिकल कोई भी प्रॉब्लम ग्राफिकल के अलावा सिंपलेक्स प्रॉब्लम से भी सॉल्व हो सकता है। और कंस्ट्रेंट इज सिंपलेक्स में अगर मोर देन टू वेरिएबल्स हैं देन वी विल डू इट बाई सिंपलेक्स एल्गोरिथम। तो वी विल सी अ न्यूमेरिकल z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2 मैक्सिमाइज कर रहे हैं। दीज आर द टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो दीज आर द रूल्स। वी नीड टू डू सिलेक्ट वेरिएबल। ऐड करना है, क्या होता है सिलेक्ट वेरिएबल ये मैं बताऊंगा। तो पॉइंट 3 में एक्सप्लेन कर रहा था, कंस्ट्रेंट शुड नॉट हैव अ नेगेटिव टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर नेगेटिव टर्म है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से। ठीक है, अब सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है ये समझ लो। तो मैंने बताया कि फर्स्ट द क्वेश्चन ऑफ एलपीपी, जो भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद, दैट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? सी कोई भी कंस्ट्रेंट है इस इक्वेशन में, देखो कंस्ट्रेंट है लेस देन। अगर मैं कुछ प्लस कर दूं, कोई भी अमाउंट मैं अगर प्लस कर दूं, समथिंग अगर मैं प्लस कर दूं, तो ये लेस देन वाला कंस्ट्रेंट है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लैक वेरिएबल होता है। मैंने क्या करा, मैंने इस कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट, सॉरी, इस इनइक्वालिटीज को इस इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दो, मैं बार बार ही पहले भी मैंने दो वर्ड यूज करे हैं बार बार। एक इनइक्वालिटी वर्ड यूज करा है और एक इक्वेशन वर्ड किया है। इनइक्वालिटी अगर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन तो इनइक्वालिटी कहलाएगी। और अगर इसको हम हटा देंगे देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वल इनइक्वालिटी हटाई मैंने, यानी लेस देन का साइन हटाने के लिए मैंने S1 को प्लस कर दिया। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में इनइक्वालिटी का साइन हटाने के लिए मैंने एक डमी वेरिएबल डाल दिया विच इज कॉल्ड अ स्लैक वेरिएबल। ठीक है, अब स्लैक वेरिएबल का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये मैं इन बिटवीन किसी न्यूमेरिकल में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, स्लैक वेरिएबल जनरली एक डमी वेरिएबल होता है जो कि इस सिंपलेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। या ऐसा कह दो कि कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए हम स्लैक वेरिएबल को यूज करते हैं। और अगर किसी न्यूमेरिकल में स्लैक वेरिएबल की वैल्यू कुछ आती है, सी वैसे तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में यू विल सी S1 और S2 की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर इत्तेफाक से अगर S1 और S2 की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में आ जाएगी, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम कोई ना कोई सोर्सेस है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई न्यूमेरिकल इस तरीके का फंसेगा तब मैं आपको सिलेक्ट वेरिएबल का सिग्निफिकेंस और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये समझ लो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिलेक्ट वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट वेरिएबल S1 प्लस कर दिया, S2 प्लस कर दिया। अगर मैं कंस्ट्रेंट फंक्शन, सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, 0 इंटू S1 जीरो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने इस तरीके से रख लिया। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट वी कन्वर्टेड द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ दीज आर द थ्योरी। ये हमें सी नाउ, क्योंकि सिलेक्ट वेरिएबल दो मैंने ऐड कर दिए, इसको यहीं समझ लेते हैं, थ्योरी बाद में समझेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? X1, X2, S1 एंड S2। सी पहले अभी ग्राफिकल में हम जो बात कर रहे थे, ये ग्राफिकल की लिमिटेशन थी, वो सिलेक्ट वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। ग्राफिकल का अगर ये क्वेश्चन होता तो हमारे पास दो ही वेरिएबल होते, X1 और X2। लेकिन क्योंकि ये हम सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ दो वेरिएबल और ऐड हो गए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिलेक्ट वेरिएबल। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, लेट अस से n इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेट अस से m इज द नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन कितनी है? 1 and 2। लेट अस से m इज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन कितनी होगी? 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n माइनस m? n माइनस m विल बी इज इक्वल टू 4। सॉरी, n माइनस m विल बी इक्वल टू, n माइनस m विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, टोटल वेरिएबल कितने हैं? 4। उस वेरिएबल में हमने n माइनस m हटा दी, m वेरिएबल हटा दिए, अ, अ, तो हो गए हमारे, बच गए दो। यानी दो तो हैं बेसिक वेरिएबल हैं और दो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। ठीक है, ये टर्म जो है बार बार ही आएंगी। अभी पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन, अभी ये पहला क्वेश्चन होने के बाद ये सारी की सारी टर्म आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया बेसिक वेरिएबल, और एक टर्म आती है बेसिक वेरिएबल और एक आती है नॉन बेसिक वेरिएबल। नाउ वी विल स्टार्ट थ्योरी। थ्योरी में क्या है, स्टार्ट द सिंपलेक्स मेथड बाय बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है मैं उसमें बताऊंगा। बेसिक सॉल्यूशन करस्पॉन्ड टू द कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमें पता था कि कॉर्नर पॉइंट्स पे हम चेक करते थे ग्राफिकल में भी, और यहाँ भी अपने आप ही इटरेशन में कॉर्नर पॉइंट्स आते चले जाएंगे। इफ n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड m इज द नंबर ऑफ इक्वेशन, देन n माइनस m आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ नॉन बेसिक वेरिएबल कितने हो गए, n माइनस m, यानी दो हो गए नॉन बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल कितने हो गए, टोटल वेरिएबल कितने हैं, चार। अगर दो मैं कह रहा हूँ नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए, तो बेसिक वेरिएबल कितने हो गए, दो। तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, इट मीन्स टू आर द बेसिक वेरिएबल एंड टू आर द नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल आर एज्यूम्ड एज जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंप्लेक्स में, कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सब समझ में आएगा अभी। जैसे हम टेबल में जाएंगे ये सब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी बस इतना समझो कि टोटल चार वेरिएबल हैं, x1 x2 s1 और s2, जिसमें दो बेसिक वेरिएबल हैं और दो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर हो गया, दो बेसिक वेरिएबल हो गए और दो नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए। तो सबसे पहले हम जो इटरेशन लगाते हैं, ठीक है, इस इटरेशन में क्या करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं उसमें हम नॉन बेसिक वेरिएबल को जीरो कर देते हैं और हमारी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। कैसे करते हैं ये देखो आप, व्हेन आई पुट x1 और x2 इज इक्वल टू जीरो, ये समझ में आ रहा है, पहले मैं फीडबैक ले लेता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, फिर उस तरीके से समझाऊंगा। स्टूडेंट रिस्पॉन्स सर करो जरा। इतना अच्छे से नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है समझ में, जो बस अभी इतना समझ लो कि कोई भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक सिलेक्ट वेरिएबल होता है, हमें उसमें उसको ऐड करना होता है। किसी भी सिंपलेक्स प्रॉब्लम में एक सिलेक्ट वेरिएबल होता है, वो हम ऐड करते हैं कंस्टेंट इक्वेशन में। बस इतना भी याद रखो कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में दो दो वेरिएबल हैं, डिसीजन वेरिएबल x1 और x2, और दो वेरिएबल हैं सिलेक्ट वेरिएबल s1 और s2। तो दो प्लस दो इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब ये सबसे पहला इटरेशन जो हम करते हैं, बस अभी इतना याद रखो, अभी आगे सब समझ में आ जाएगा। ये टोटल चार वेरिएबल हैं, x1 x2 s1 और s2, दो प्लस दो इज इक्वल टू चार, फोर। हमें क्या करना है, पहला सॉल्यूशन निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में मैं x1 और x2 की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ। ये बेसिक नॉन बेसिक की कहानी मैं बाद में समझाऊंगा, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो पहला स्टेप है, हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो x1 और x2 को मैं पुट कर दूंगा जीरो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर वन है और ये क्वेश्चन नंबर टू है। इसमें मैं x1 और x2 को जीरो पुट कर दूंगा, तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव। ठीक है, और अगर इस यस इक्वेशन में x1 और x2 जीरो कर दूंगा तो h2 की वैल्यू आ जाएगी 12। ये समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, मैंने ऐसे समझ लो पहला आंसर हो गया ये। सबसे पहला आंसर है जो कि गलत है, जो कि कंसिडर हम नहीं करेंगे। x1 और x2 जीरो हो गया, s1 की वैल्यू फाइव आ गई और s2 की वैल्यू फाइव हो गई। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, पहला सॉल्यूशन हो गया। अब सिंप्लेक्स में कंसेप्ट क्या होता है, पहला सॉल्यूशन हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जीरो से स्टार्ट करके हर इटरेशन में धीरे 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 करके वी रीच टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट। यानी हम जो मैक्सिमाइजेशन, मतलब ये हमने, आप ऐसे समझो सिंपल शब्दों में, कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट ए और बी बेच रही है, तो इसने पहला जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन है कि एक भी प्रोडक्ट उसने नहीं बेचा और एक भी प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर नहीं किया। तो ये पहला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। इसी सॉल्यूशन को कन्वर्ट करता रहेगा वो धीरे धीरे जेड की वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ाएगा। तो पहला सॉल्यूशन हो गया हमारा, x1 और x2 की वैल्यू जीरो हो गई। अब सिंप्लेक्स पे आ जाते हैं, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो टेबल का जो फॉर्मेट है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो पहले तो हेडिंग हो गई फर्स्ट इटरेशन, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, जो कि मैंने बताया अभी। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज x1 इज टू जीरो, x2 इज टू जीरो। ठीक है, सीबीबी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बीवी का मतलब है बेसिक वेरिएबल,
सीजे का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ ऑल द वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, z इज टू 6x1 प्लस 5x2 प्लस 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू x2। तो ऊपर वाली लाइन में 6500 ये हमेशा लिखा रहेगा। चाहे कि आप 2 टेबल बनाओ चाहे 3 टेबल बनाओ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स का, वो हम ऊपर लिख देते हैं 6500। ठीक है। इस लाइन में हम क्या रख रहे हैं, जितने भी वेरिएबल है, मैंने बताया ना 2 वेरिएबल है x1 और x2, और 2 वेरिएबल है सिलेक्ट वेरिएबल। तो जो जितने भी वेरिएबल हैं उसको हमने लिख दिया x1 x2 x1 और इन चारों वैल्यू वैल्यू मैंने लिख, चारों के मैंने नाम लिख दिया x1 x2 s1 एंड s2। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, यानी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या है, पहली कांस्टेंट इक्वेशन है 5, और दूसरी कांस्टेंट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है 12 12। तो यहाँ मैंने राइट हैंड साइड में 12 लिख दिया और 12 लिख दिया। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें क्या आएगा ये समझ लो। ये जो कॉलम है बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम है, क्यों बेसिक वेरिएबल हमने निकाला, इनिशियल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एस वन की वैल्यू 5 आ रही है और एस टू की वैल्यू 12 आ रही है। तो बेसिक वेरिएबल कितने हैं, यानी पहला जो सॉल्यूशन है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसके बेसिक वेरिएबल एस वन और एस टू है, और एस वन और एस टू का कोफिशिएंट कितना है, 0 एंड 0। तो ये हो गया 0 एंड 0। इतना समझ में आया, ये हमें टेबल बनानी है, इतना तो सारे टेबल में करना है। कोई भी सिंपलेक्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देख के सबसे फटाक से हमें टेबल बना देनी है। तो टेबल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट ऊपर लिख देने हैं, वेरिएबल के नाम जितने भी वेरिएबल हैं वो यहाँ लिख देने हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ लिख देनी है, और जितने भी इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो एस वन और एस टू उसको यहाँ लिख देना है। एस वन और एस टू का कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 0 0, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब कंस्टेंट इक्वेशन पे आ जाते हैं। कंस्टेंट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 प्लस s1। इसको मैं ऐसे लिखूं, x1 प्लस x2 प्लस s1 प्लस 0 इंटू s2 लिख सकता हूँ ना मैं, 0 इंटू s2 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको मैं 0 इंटू s2 इज इक्वल टू 5 लिख दूं, कंस्टेंट इक्वेशन 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, x2 का 1, इसका 1 और इसका 0। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 1 1 और 0। ठीक उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में मैं 0 इंटू s1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर दूं 0 इंटू s1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 3 2 3 2 0 और 1। तो अब यहां तक समझ में आया तो बताओ। अभी अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू नहीं किया है। अभी जो क्वेश्चन का डाटा है वो मैंने बस टेबल में उतार दिया है और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है मैंने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन का डाटा टेबल नंबर 1 में उतार दिया है। कम से कम 3 या 4 टेबल बनती हैं इसमें। तो टेबल नंबर 1 में मैंने डाटा उतार दिया और कुछ नहीं किया है। यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ फिर आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक है। तो अभी तक अभी सिर्फ क्या किया हमने, क्वेश्चन का डाटा टेबल में उतार दिया। ठीक है। तो क्या उतारा था हमने, 1 1 1 0 3 2 3 2 0 और 1। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या है, बी वी स्टैंड फॉर बेसिक वेरिएबल एस वन और एस टू। यहाँ पर एस वन और एस टू, ये जो मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1, ये यूनिटी मैट्रिक्स बन रही है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में बस केवल यूनिटी मैट्रिक्स का खेल है। अगर आप मैट्रिक्स के ऑपरेशन करना, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे होंगे, जहां आपको बोल दिया होगा कि इन 3 कॉलम में मुझे यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, इस तरीके से आप ऑपरेशन करो, R1 - R2 R1 - 2 इंटू R2, इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे मैथमेटिक्स में, यूनिटी मैट्रिक्स बनाने वाले। तो ये पूरा का पूरा जो सिंप्लेक्स का जो मेथड है वो पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है यूनिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर S1 और S2 थे इनिशियल बेसिक वेरिएबल। तो S1 और S2 यहाँ क्या फॉर्म कर रहे हैं,
ये एक यूनिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी जितने भी बेसिक वेरिएबल रहेंगे वो सारे के सारे यूनिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, और हमें फॉर्म करवाने पड़ेंगे। हमें मैट्रिक्स के ऑपरेशन इस तरीके से करने हैं कि ये वो यूनिटी मैट्रिक्स फॉर्म करे। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप इज, ये तो हमने डाटा उतार दिया, अब इसे सॉल्व कैसे करना है। सेकंड स्टेप इज जेड जे निकालना है। तो जेड जे का फॉर्मूला होता है सिग्मा सी बी इंटू ए इंटू आई जी, वेयर ए आई इज द मैट्रिक्स एलिमेंट एंड सी बी इज नथिंग बट दिस कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सीबीबी बाय ईच कॉलम। मतलब हर कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 1 की सिग्मा लगा हुआ है, प्लस 0 इंटू 3, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी सब आप ओरली कर लोगे। इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 0 इंटू 1, अब इस दूसरे वाले कॉलम पे आ जाओ। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, ये भी 0 हो जाएगा, अब क्योंकि सब 0 ही है। 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये भी 0 हो जाएगा। 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 12, 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। नौ सेकेंड टर्म हमें निकालनी है सीजे माइनस जेड जे। सीजे माइनस जेड जो होता है, 6 में से 0 गया, सीजे क्या है, यही वाली टर्म सीजे है, और जेड जे हमने अभी निकाला। तो सीजे सीजे कभी चेंज नहीं करेगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में सीजे विल रिमेन सेम। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, पहले तो हमने क्वेश्चन का डाटा निकाला, पहला हमने सॉल्व किया जेड जे, तीसरा दूसरा हमने सॉल्व किया सीजे माइनस जेड जे। नाउ थर्ड स्टेप, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको ये याद रखना है, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो सीजे माइनस जेड जेड जे की मोस्ट पॉजिटिव टर्म, इसमें मैं मार्क कर लूँ, इसमें मैंने एक निशान लगा दिया। जो मोस्ट पॉजिटिव टर्म है, अगर ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता, सपोज यहाँ पर -5 आ जाता, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता। किसी भी रो में अगर माइनस टर्म आ जाती तो मोस्ट नेगेटिव टर्म को मैं सेलेक्ट कर देता, लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो मोस्ट पॉजिटिव क्या है, 6 और 5 में मोस्ट पॉजिटिव 6 बड़ा है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो मेरा हो गया, ये की कॉलम हो गया, दिस इज अवर की कॉलम। ठीक है, इस की कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैंने डिवाइड कर दिया, आर एच एस में से डिवाइड कर दिया। यानी 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। दिस थीटा इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो हमें कैलकुलेट करना है थीटा। थीटा इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेशियो। 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जेड जे के लिए नहीं निकालना है थीटा, थीटा केवल हमें वेरिएबल के ही निकालना है बस, 5 और 4। नाउ अमंग द थीटा विच इज लेस देन, तो 5 और 4 में छोटी वाली टर्म कौन सी है, 4। छोटी वाली टर्म 4 है, तो इसको हमें बाहर निकालना है और इसको अंदर लेके आना है, इसको अंदर लेके आना है, इसको बाहर निकालना है। की एलिमेंट क्या हो गया, 3, यानी इंटरसेक्शन, ये हमारी की रो हो गई, ये हो गई की रो, और ये हो गया की एलिमेंट। की एलिमेंट और की रो के बीच का पॉइंट क्या हो गया, 3। ठीक है, अभी अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, इसको और फेयर तरीके से लिख दिया। 1110 मैंने लिखा था, 3201 लिखा था, 5 डिवाइडेड बाई 1, ये मेरी की रो आ गई, सॉरी की कॉलम आ गया, क्योंकि ये मोस्ट पॉजिटिव था, की कॉलम आ गया। रिप्लेसमेंट रेशियो निकाला हमने, 5 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, यानी हमने आरएचएस को की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। ये मेरा आ गया की रो। ठीक है, की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3। दिस 3 इज कॉल्ड की एलिमेंट। जो 3 है वो हमारा की एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ आई नीड टू डू द सेकंड इटरेशन। मुझे आप सेकंड इटरेशन करना है। सेकंड इटरेशन का मतलब ये है,
ये एरो देख रहे हो आप ब्लू कलर का, इस एरो का मतलब है इनकमिंग वेरिएबल, दिस एरो शोज द इनकमिंग वेरिएबल, एंड दिस आउटगोइंग एरो शोज द आउटगोइंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल क्या है, x1, और सिस्टम से बाहर कौन सा जा रहा है, h2, ये h2 वेरिएबल है जो बाहर जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले इटरेशन के बाद हमें पता चल गया कि S1 और S2 जो कि जीरो आ रहे थे इनिशियल में, अब हमें H2 को भगा देना है सिस्टम से, यानी इस टेबल से हमें H2 को भगा देंगे और एंटर किसको करेंगे, X1 को एंटर करेंगे और H2 को बाहर भगाएंगे। ठीक है, तो जब हम बाहर भरा जब इसको जब ये H2 वेरिएबल लीव करेगा और X1 वेरिएबल एंटर करेगा, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो आपकी मैट्रिक्स नजर आ रही है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, मुझे इसे यूनिटी बनाना है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था तुम्हें, यूनिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताया था। अब क्योंकि बेसिक वेरिएबल अब क्या हो गया, S1 और X1 हो गया, तो X1 के रिस्पेक्ट में मुझे यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी यहाँ पर मुझे इस जो की रो में है, ये की एलिमेंट मुझे वन बनाना है। तो वन बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसको तीन से डिवाइड कर दूं, इसको तीन से डिवाइड कर दूं। जो भी हम मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन करते थे, वो पूरा का पूरा ऑपरेशन करते थे, पूरे के पूरे या तो की रो में करते थे या पूरे के पूरे कॉलम में करते थे। तो इसको मैं तीन से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ। तीन से मैंने डिवाइड करना है, ये वही आ गया, इसको मैंने एरो लगा दिया। ये फर्स्ट इटरेशन को मैंने फिर से लिख दिया है यहाँ पर। ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया x1 और ये आउटगोइंग वेरिएबल हो गया x2। तो इनकमिंग वेरिएबल x1 है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और आउटगोइंग, क्योंकि यहाँ आउटगोइंग था, h2 को रिप्लेस करके यहाँ x1 लिख दिया। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन का पहला स्टेप था, जो की एलिमेंट निकल के आया था, की एलिमेंट को मुझे वन बनाना है। तो इसको मैंने पूरी इक्वेशन को मैंने थ्री से डिवाइड कर दिया, थ्री, टू डिवाइडेड बाई थ्री एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई थ्री, वन डिवाइडेड बाई थ्री एंड 12 डिवाइडेड बाई थ्री। अभी थीटा नहीं निकालना है। ठीक है, तो वन, थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, वन, दिस इज टू बाई थ्री, जीरो डिवाइडेड बाई थ्री, जीरो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अगर इसे आप R2 मान लो तो R2 डिवाइडेड बाई थ्री कर दिया बस, क्योंकि मुझे यहाँ वन चाहिए था। वन बाई थ्री, वन डिवाइडेड बाई थ्री, वन बाई थ्री, 12 डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू फोर। ठीक है, थीटा हम बाद में निकालेंगे। नाउ यहाँ पर भी कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे। अब ये मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरीके से आएंगे, जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले बताया, यूनिटी मैट्रिक्स का मैंने कंसेप्ट बताया। यूनिटी मैट्रिक्स का जो मैंने कंसेप्ट बताया, पहले क्या थे हमारे, S1 और S2 वेरिएबल थे। तो यहाँ S1 और S2 के रिस्पेक्ट में यूनिटी मैट्रिक्स बन रहा था। अब हमारे बेसिक वेरिएबल हो गए S1 और X1, S1 और X1। तो यहाँ पर अगर वन है, तो यहाँ पर मैं किसी तरह जीरो ले आऊं और यहाँ पर वन ले आऊं, तो यूनिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट फुलफिल हो जाएगा। यानी आसान शब्दों में ये समझो कि मुझे ऐसा मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना है कि S1 और X1 के जो कोफिशिएंट हैं वो यूनिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ वन आ जाए, मैं इस तरीके से ऑपरेशन करूंगा कि ये यूनिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जब मैं यहाँ पर जीरो लाने की कोशिश करूंगा, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर वन आ जाएगा। करके देखते हैं इसे, तब समझ में आएगा। नाउ लेट अस सी दिस, दिस इज, लेट अस से इसको मैं R1 मान लेता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को मैं मान लेता हूँ R2। इफ आई परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशन R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 अगर मैं कर देता हूँ, तो वन माइनस वन, जीरो। R1 देखो आप, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वन माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री। वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। जीरो माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री।
और ये कितना हो जाएगा 5 - 4 = 0। 0 1/3 1 -1 1। यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? ये फिर से बताओ। बस यहाँ एक 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 क्वेश्चन सर कर एक लोगे बार उसके और बाद। बोलना। पहला इटरेशन समझ में आ गया? यस सर। फर्स्ट इटरेशन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद मुझे पता चला, पहले इटरेशन में मतलब पहली बेसिक टेबल में S1 और S2 बेसिक वेरिएबल थे। मुझे ये पता चल गया थीटा निकालने के बाद, CJ माइनस ZJ निकालने के बाद मुझे ये पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल मुझे सिस्टम में अंदर कराना है। X1 मुझे अंदर कराना है और S2 को बाहर निकालना है। तो ये एरो शो कर रहा है इनकमिंग वेरिएबल, और ये एरो शो कर रहा है आउटगोइंग वेरिएबल। तो पहले इटरेशन के बाद मुझे पता चल गया ये इनकमिंग वेरिएबल है और ये आउटगोइंग वेरिएबल है। यानी ये जो है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो की एलिमेंट है। की एलिमेंट को हमेशा मैं 1 बनाता हूँ। तो यानी 3, इस पूरी की पूरे रो को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 आएगा। ये देखो अलग कलर से हाईलाइट भी कर रखा है मैंने, ब्लू कलर से। ठीक है, तो 3/3 = 1। ये हो जाएगा 2/3 0। ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, 12 ÷ 3 = 3। अब मुझे इसके एलिमेंट और डिसाइड करने हैं कैसे आने हैं। तो मैंने बताया यूनिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए और इधर 1 आना चाहिए। तो 0 लाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे परफॉर्म करना है R1। लेट अस से दिस इज R1। ये बिल्कुल सिंपल है, जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते थे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, बस वही है और कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यूनिटी मैट्रिक्स लेके आना है, जो कि बेसिक वेरिएबल, जो बेसिक वेरिएबल, ये क्या लिखा है आपका बेसिक वेरिएबल, जो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर आ जा रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको एक यूनिटी मैट्रिक्स का यूनिटी मैट्रिक्स बनानी है उनके रिस्पेक्ट में। तभी आपका जो है क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे 0 लेके आना है, तो 0 कैसे आएगा, R1 - R2 कर दूं मैं। R1 या ऐसे लिख लो, R1 को मैं इस तरीके से चेंज करूं, इस तरीके से लिखते थे ना आप लोग प्रॉपर, R1 को मैं इस तरीके से चेंज करूं, इट शुड बी इक्वल टू R1 - R2। ठीक है, तो R1 को मुझे चेंज करना है, R1 - R2 करना है, 1 - 1 = 0, 1 - 2/3 = 1/3, 1 - 0 = 1, 0 - 1/3 -1/3, 5 - 3 = 2। 5 माइनस, अच्छा ये गलत हो गया। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 12 ÷ 3 करा था, यहाँ 4 आया था। तो यहाँ 2 नहीं है, here दिस इज 1। ठीक है, यहाँ 1 है। ठीक है, अब समझ में आ गया। नाउ भी नीड टू कैलकुलेट ZJ। ZJ कैसे करेंगे आप, 0 × 0 +6 × 1 6, 0 × 1/3 +6 × 2/3, 0 × 1/3। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 0 × 1/3 +6 × 2/3, 6 × 2/3। तो कितना हो गया, ये 0 हो गया, 3 2 2 दूनी 4, 0 × 1 +6 × 0, तो अगेन 0 आ गया। 0 × -1/3 +6 × 1/3, ये हो जाएगा 2। 0 × 1 एंड 6 × 4, ये हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई 24। नाउ CJ - ZJ। सीजे मैंने बताया पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, 6 5 0 1, ये सीजे की वैल्यू है। तो 6 - 6 0, 5 - 4 = 1, 0 - 0 = 0, और 0 - 2 = -2। नाउ तीसरा स्टेप क्या है, हम थीटा निकालते हैं। मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो गई, 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में की एलिमेंट क्या, की कॉलम क्या हो गया, ये हमारा की कॉलम हो गया।
की कॉलम को डिवाइड करना है RHS से, यानी 1/1/3 इज इक्वल टू 3, 4/2/3, 4×3 12/2, 6। ठीक है, इसके लिए नहीं निकालेंगे, केवल ये दो ही टर्म निकालेंगे। तो 3 और 6 में सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो ये हमारा एरो हम इस तरीके से लगा दें, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। तो यू कैन से फेयरली यू कैन सी आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, यहाँ पर मैंने देखा देखो सारी वही टर्म आ रही है। 0 1/3, 1 - 3 - 1, 6 4 0 2, 1 1 0 - 2। ठीक है, 0 1 0 2, 0 1 0 - 2, सही है। देखो वही टर्म आ रही है। सेकंड इटरेशन जो हमने किया, ये हमने निकाला R1 - R2 से। ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल निकाला है मोस्ट पॉजिटिव। मोस्ट पॉजिटिव क्या है? 0 0, सबसे बड़ी टर्म क्या है? 1। तो ये हो गया इनकमिंग वेरिएबल शो कर रहे हैं। आउटगोइंग वेरिएबल निकालने के लिए हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि 3 और 6 आ गया। इसमें रिप्लेसमेंट रेशियो जो मिनिमम आ रहा है वो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। तो अब जो S1 है उसको सिस्टम से भगा देंगे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो स्लैक वेरिएबल जो कि डमी वेरिएबल थे, जो कि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि डमी वेरिएबल है, इसका बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस आगे बताऊंगा मैं। तो अब देखो ऑटोमेटिकली जो डमी वेरिएबल है वो सिस्टम से दूर चले जा रहे हैं। तो पहले S1, पहले सेकंड इटरेशन में कौन सा गया? पहले इटरेशन में S1 S2 चला गया, और दूसरे इटरेशन में S1 जा रहा है। तो अब एंटर कौन सा कर रहा है? X2 एंटर कर रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस X2 is entering and this S1 is leaving। X2 एंटर कर गया और S1 लीव कर गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द की एलिमेंट? की एलिमेंट कौन सा हुआ? ये हमारा की एलिमेंट हो गया इंटरसेक्शन, सॉरी, ये 1/3 हो गया हमारा की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट मतलब की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो की एलिमेंट हो गया। अब इस की एलिमेंट को मुझे क्या करना है? मुझे यूनिटी बनाना है, यानी पूरी की पूरी इस R1 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1/3 से। 0 डिवाइडेड बाई 1/3, 0। 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज मैंने क्या कही थी आपसे अभी, कि यू विल सी ऑटोमेटिकली यहाँ X1 और S1, ये देखो ऑटोमेटिकली अपने आप यूनिटी मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर मैं 0 लाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर 1 अपने आप आ गया। ये मैंने बताया, यानी 0 1 1 0 यूनिटी मैट्रिक्स बन गया। और ये है किसके रिस्पेक्ट में? 0 कहाँ है? ये X1 में, और ये 1 ये है H2, यानी X1 और X1 इन दोनों का मैट्रिक्स है 0 1 1 0। ये यूनिटी मैट्रिक्स बन गया। तो यही आपको करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और जो भी ऑपरेशन लगाना है मैट्रिक्स का, उसमें ये ध्यान में रख के बनाना है। इट इज फॉर्मिंग द यूनिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यूनिटी मैट्रिक्स को लाने के लिए मुझे 1 लेके आना था। तो 1 कैसे ले मैं लेके आऊंगा? 1/3 से डिवाइड कर दिया। 1/1/3 इज इक्वल टू 3। 1/-1/3 इज इक्वल टू, एक मिनट, 1/1/3, ठीक है, 3। और 1/3/1/3, 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 1/3 डिवाइड बाई 1/3, इट इज -1। 1 डिवाइडेड बाई 1/3 अगेन, दिस इज 3। तो 0 1 3 -1 -3, 0 1 3 -1 -3। ठीक है, नाउ यहाँ पर तो आ गया 1, इसका मतलब मुझे यहाँ 0 लेके आना है। अब मुझे मैट्रिक्स का ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करना है कि मैं यहाँ पर 0 ले जाऊं। ठीक है, तो लेटस से इसको मैंने मान लिया, इसको चलो मैं मान लेता हूँ R1, या इसको मैं मानता हूँ R1, ऊपर वाले को R1 मानता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको मैं मान लेता हूँ R2। अब कोई मुझे बताएगा कि मैं R1 और R2 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं सो दैट यहाँ पर मुझे 0 मिल जाए? कोई मुझे बता सकता है? R2 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दूं तो क्या मल्टीप्लाई करूं, किस तरीके से करूं? ये R1 हो गई और ये R2 हो गई। अगर आप समझ पा रहोगे मेरी बात तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पर 0 ले आऊं। ये बताएगा मुझे क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ? तो रुक जाओ भाई, लेक्चर में जाओ मत, अभी 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। कोई बताएगा मुझे क्या ऑपरेशन करूं मैं?
ये चीज समझ गए तो सिंप्लेक्स की सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, टफ से टफ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये बात समझ में आ गई तो है कोई लेक्चर में? सर शायद सर शायद 3 से मल्टीप्लाई करके -2 करके। 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तुम ट्राई सही कर रहे हो, मैं बताता हूँ इसका आंसर। सर R2 में हाँ हाँ, टू बताओ बाई बताओ। थ्री की मल्टीप्लाई कर दो और वेरी फिर गुड, R1 से माइनस कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। R2 में 2/3 की मल्टीप्लाई कर दूं और उसे R1 से माइनस कर दूं, तो यू कैन सी R1 माइनस 2/3 इंटू R2, तो 2/3 R2 में मैं 2/3 कर दिया, 0 इंटू 2/3 0, 1 इंटू 2/3 2/3, 3 इंटू 2/3 माइनस 1 इंटू 2/3 -2/3, 3 इंटू 2/3 ठीक है। और R1 में से माइनस कर दिया, यानी 1, R1 मैंने रोक उतार ली मैंने, 1 2/3 0 1/3 एंड 4, 1 2/3 0 1/3 एंड 4, तो 1 - 0 1, 2/3 -2/3 0, 0 - 2 -2, 1/3 -2/3 कितना हो जाएगा, 3 3 1 + 1, ये 1 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया, ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया। जेड से निकालना है मुझे, 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, 6, 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0, 5, 5 इंटू 3 5 × 15, 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2 -6 इंटू 2 यानी 12, 5 इंटू 3 5 × 15 और 6 और -2 का मल्टीप्लाई किया 6 × 12, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 आएगा, 6 5 × 15 6 × 2 = 12, 5 इंटू -1 -5 प्लस 6 1, ठीक है, 6 इंटू 3 5 × 15 प्लस 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, यानी ये हो जाएगा 27। सीजे मैंने जेड जे निकाल लेता हूँ मैं, सीजे मैंने जेड जे, सीजे 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 0 - 3 इज इक्वल टू -3, 0 - 1 is equal to -1. Now you will see that no value is positive. Cj minus zj is less than 0, is less than or equal to 0. जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 0 0 -3 और -1, ये या तो 0 है या 0 से कम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमें चौथी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तीसरे इटरेशन में ही हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन फिनिश हो गया, इसका मतलब आंसर निकल आया। आंसर कैसे निकला, जब हमने मल्टीप्लाई किया x2, x2 का कोफिशिएंट है 5, यानी 5 5 × 15 और प्लस 6 × 2, आंसर कितना हो गया हमारा 27। तो z की वैल्यू हो गई हमारी 27, x1 की वैल्यू हो गई 3 और x2 की वैल्यू हो गई 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको ऐसे समझो, फेयरली समझ लो, 3, x1 x2 की वैल्यू आ गई 3, x1 की वैल्यू आ गई 2। अच्छा यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या है, x1 और x2, ठीक है, तो x1 और x2 यूनिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो जो 0 1 1 0 ये ऑटोमेटिकली अपने आप, अगर ये यूनिटी मैट्रिक्स आपका नहीं बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। किसी भी प्रॉब्लम में, सिंपलेक्स प्रॉब्लम में, जो भी बेसिक वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में यूनिटी मैट्रिक्स बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन में आप कुछ गलती कर रहे हो। तो यू कैन सी 27 इज अवर आंसर, 27 हमारा आंसर हो गया, और x1 की वैल्यू हो गई 3, x2 की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई 27। सीजे माइनस जेड जे सारे के सारे पॉजिटिव आ गए, सॉरी देर इज नो पॉजिटिव, कोई भी आपका पॉजिटिव नहीं बचा, सारे के सारे यहाँ तो नेगेटिव आ गए और जीरो हो गए। इट मीन्स वी हैव टर्मिनेटेड द एल्गोरिथम, हम चौथी टेबल नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, इसके फर्दर ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, हम यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे। अब बहुत ध्यान से कंसेप्ट सुनो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने 0 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक लेके आए क्वेश्चन को। देखो पहला जो आंसर आया था हमारा, अब बहुत ध्यान से सुनो, पहला जो आंसर आया था 0, ये हमारा आया था 0, यानी कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है।
पहली इटरेशन में हमने जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन माना था वो हमने 0 माना था। दूसरे इटरेशन के बाद आंसर कितना आ गया हमारा 24, यानी इंप्रूवमेंट हो गया, 24 रुपए का फायदा हो गया कंपनी वाले को, 24 रुपए का फायदा हो गया। तीसरी इटरेशन में हमारा आंसर क्या है 27, यानी ये 27 का फायदा हो गया। अब इसके आगे नहीं जा सकता, यानी ऑप्टिमाइजेशन इसने कर दिया, पहला दूसरा तीसरा, यानी जैसे जैसे हम टेबल बनाते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इटरेशन करते चले जाते हैं, वी आर reaching towards the optimization which is the name of the subject itself, it is also called optimization technique। तो हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ रीच कर रहे हैं। अब 27 से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी मैथमेटिशियन हो, चाहे कोई भी जादू हो, या कोई भी जादूगर हो, वो 27 से ऊपर लेके नहीं जा सकता। इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस आंसर इज 27, you can also solve it by graphical method, you can also solve this method by graphical method। इसको करके देखना, you will get the same answer 2/3, ये सेम आंसर मिलेगा। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं बिकॉज देयर आर ओनली 2 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल होते तो ग्राफिकल से नहीं कर पाते, तो क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर बाय दिस graphical method। तो सेम आंसर you can get by a simplex table which is more hectic than graphical method, but for the variable more than 2 we need to do apply this graphical, we need to apply this simplex method। तो अब बताओ कोई डाउट है तो बताओ, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिंप्लेक्स इज नॉट एन इजी, इतना आसान नहीं है। सिंप्लेक्स में जब तक 2-3 प्रॉब्लम करोगे नहीं, जब तक इसमें कहीं ना कहीं मैट्रिक्स की ऑपरेशन में अटकोगे। तो पर्पस मैंने समझा दिया, आंसर आपको मिल गया, सेम आंसर मिला जो कि ग्राफिकल से मिला, बस यहाँ पर ग्राफिकल से 5 मिनट में हो गया, यहाँ पर 15 मिनट से, मतलब 15 से 20 मिनट लगेंगे करने में। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।